गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। पहले वीडियो में हमने ये चर्चा की कि प्रतिनिधित्व का जो विचार है वो लोकतंत्र, जो आधुनिक लोकतंत्र है उसका आधार है। बिना प्रतिनिधित्व के आज वर्तमान में लोकतंत्र संभव नहीं है। किसी ज़माने में जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन था, तो अलग बात थी। लेकिन आज के विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है और इसीलिए प्रतिनिधित्व का बहुत अधिक महत्व है। हमने प्रतिनिधित्व के विभिन्न अर्थ समझे, जिसमें सामान्य अर्थ और विशिष्ट अर्थ राजनीतिक अर्थ था। उसके बाद हमने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की बात की, जिसमें उदार लोकतंत्रात्मक सिद्धांत और समुदायात्मक सिद्धांत या समुदायवादी सिद्धांत की बात की हमने। प्रतिनिधित्व और अनुक्रियाशीलता की बात की, प्रतिनिधि की भूमिका की बात की हमने। और आज जो चर्चा हमें करनी है वो है प्रतिनिधित्व के प्रकार। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वो कोई नई व्यवस्था नहीं है। प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व का विचार मौजूद रहा है। हाँ, फर्क इतना है कि प्राचीन और मध्यकाल में समाज का जो प्रभावशाली वर्ग था उसको प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। आम आदमी का कोई स्थान नहीं था उसमें, क्योंकि वो लोकतंत्र का युग नहीं था। और वर्तमान में जब से लोकतंत्र का विकास शुरू हुआ है, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली के रूप में विकसित हुआ, खासकर 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी, 19वीं और 20वीं 21वीं शताब्दी में जैसे जैसे लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास हुआ, वैसे वैसे ही प्रतिनिधित्व का विचार भी महत्वपूर्ण बनता गया और इसमें जनता की भूमिका, आम आदमी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। और वर्तमान जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है लोकतंत्र पर जो आधारित है, वो मनुष्य की प्राकृतिक समानता और लोक संप्रभुता के विचार पर आधारित है। पहले अरस्तु के ज़माने में ये कहा जाता था कि प्रकृति से ही मनुष्य असमान है। आज हम कहते हैं कि मनुष्य के रूप में सब समान है। प्रकृति ने सबको मनुष्य के रूप में पैदा किया है और इसीलिए लोक संप्रभुता के विचार की बात की। रूसो ने प्रतिपादित किया, जन संप्रभुता का विचार दिया कि संप्रभुता का निवास जनता में होता है। तो इसी के साथ आधुनिक समय में भौगोलिक प्रतिनिधित्व को ज़्यादा महत्व दिया गया। हालांकि साथ साथ में जो है आनुपातिक, व्यावसायिक और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं। तो अब हम इन विभिन्न सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, थियरी ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। टेरिटरी माने क्षेत्र। ये सिद्धांत क्या मानता है? ये मानता है कि प्रतिनिधित्व का आधार भौगोलिक रूप से विभाजित क्षेत्र होने चाहिए। अर्थात चुनाव के लिए देश को, राज्य को भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ होता है। हमारे जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में जब चुनाव होते हैं, अगर लोकसभा का चुनाव है तो 25 लोकसभा सीटें हैं हमारे यहाँ, 25 भागों में बांट देते हैं हम राजस्थान को, और हर भाग से एक प्रत्याशी का चयन होता है। अगर चुनाव विधानसभा का है तो राजस्थान को हम 200 भागों में बांटते हैं, 200 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट देते हैं, और हर भौगोलिक क्षेत्र के लोग एक उम्मीदवार का चयन करते हैं। वो वोट डालते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो विजयी घोषित हो जाता है।
ये है भौगोलिक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। अर्थात प्रतिनिधित्व क्षेत्र विशेष के आधार पर होना चाहिए। प्रतिनिधि जो है एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ये एक सदस्यीय भी हो सकते हैं और बहुसदस्यीय भी हो सकते हैं। भारत में तो हम देखते हैं एक सदस्यीय होते हैं, एक क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जाता है। लेकिन कभी कभी ये बहुसदस्यीय भी होते हैं, यानी एक क्षेत्र से एक से अधिक सदस्यों का चुनाव होता है। जैसे बात करें हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात करें, तो राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो हम पूरे भारत को जितने राज्य हैं उतने भागों में बांट देते हैं। जैसे राजस्थान एक निर्वाचन क्षेत्र होता है पूरा उसमें, और राजस्थान से कुल राज्यसभा के 10 मेंबर चुने जाते हैं। हर 2 साल में एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। यानी जैसे सपोज कर लेते हैं 2020 में 2021 चल रहा है, अभी अगर मान लीजिए 2021 में 3 सदस्यों का चुनाव होगा, 2023 में फिर 3 सदस्यों का होगा, फिर 2025 में बचे हुए 4 सदस्यों का चुनाव होगा। तो राजस्थान पूरा एक निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन इसमें से एक बार में 3 सदस्य, एक बार में फिर 3 सदस्य, एक तीसरी बार में 4 सदस्यों का चुनाव होगा। ये आपको पता ही है कि राज्यसभा में वोट के चुनाव में वोट जो है आम जनता नहीं डालती, विधानसभा के सदस्य उसमें वोटिंग करते हैं। तो 200 सदस्य मिलकर के कभी 3 और कभी 4 सदस्यों का चुनाव करते हैं। यानी राजस्थान एक निर्वाचन क्षेत्र है पूरा, उसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, 3 या 4 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा का चुनाव एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से होता है। इसमें ये अपेक्षा की जाती है, मैं तीसरे बिंदु की बात कर रहा हूं इसमें, कि हर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान जनसंख्या हो, इसका प्रयास किया जाता है। बिल्कुल बराबर होंगे ऐसा तो संभव नहीं है, लगभग समान हो। जैसे मान लीजिए जो भी एक आंकड़ा तय करें, मान लीजिए 20 लाख का आंकड़ा अगर हम रखते हैं या 25 लाख का रखते हैं, तो 25 लाख की जगह 26 लाख भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, लेकिन 25 और 15 नहीं हो सकता, 25 और 35 नहीं हो सकता। लगभग समान जनसंख्या पर आधारित होने चाहिए निर्वाचन क्षेत्र। चौथी बात यह है कि ये जो भौगोलिक निर्वाचन का सिद्धांत है वो इस मान्यता पर आधारित है कि सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों के हित समान होते हैं। यानी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों के हित जो हैं एक जैसे होते हैं। वो अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हो सकते हैं, अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन उनके हित एक जैसे होते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हित एक जैसे होते हैं। ये मान्यता पर आधारित होता है ये सिद्धांत। निर्वाचन जो है या तो बहुमत के आधार पर होता है या आनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। बहुमत क्या होता है? जो हम लोकसभा में, विधानसभा में या ग्राम पंचायत या नगर पालिका के चुनाव में देखते हैं, यानी जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे सबसे ज़्यादा, वो विजयी घोषित किया जाएगा। इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, बहुमत प्रणाली, साधारण बहुमत प्रणाली जिनकी यूं कहें हम। जिसको ज़्यादा वोट मिले, मान लीजिए कुल 100 वोट पड़े, एक को 45 या 35 मिले, दूसरे को 30, तीसरे को 25 और चौथे को बचे हुए वोट मिल गए, तो 35 वोट पाने वाला विजयी घोषित किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट इसको मिले। बहुमत का मतलब ये नहीं कि भाई 51 वोट मिलेंगे तभी जीतेगा। बहुमत का मतलब है जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और अंतिम बात इसमें यह है कि अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं द्वारा इस भौगोलिक निर्वाचन की प्रणाली को या भौगोलिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि ये आसान है और ये सबसे जो है अच्छी प्रणाली मानी जाती है।
इसका लाभ ये होता है कि प्रतिनिधि को पता है कि वो किस क्षेत्र किन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और साथ में जनता को भी पता होता है कि उनका प्रतिनिधि कौन है। वो अच्छे से उस पर नियंत्रण रख सकती है। आसान है ये और आसान है इसलिए ज़्यादातर देशों में इसको इस प्रणाली को अपनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें कोई दोष नहीं है, केवल गुण ही है इसके, ऐसा भी नहीं है। कुछ कमियां इसकी बताई जाती हैं, जैसे इसमें व्यावसायिक हितों की उपेक्षा होती है। जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थन वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली में व्यवसाय विशेष के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता ठीक से। वो एक ही व्यक्ति सभी व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो सबका प्रतिनिधित्व करता है वो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। सीधी सी बात यह है। तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जो विचार के सब प्रतिपादक और समर्थक लोग हैं, वो ये मानते हैं कि इस क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली में हितों की उपेक्षा होती है, व्यावसायिक हितों की उपेक्षा होती है। दूसरी बात, जेरीमेंडरिंग का दोष पाया जाता है इसमें। जेरीमेंडरिंग क्या होता है? जेरीमेंडरिंग का मतलब यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करते समय जो भी पार्टी सत्तारूढ़ होती है, वो अपने हितों के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करती है, और वो ये कोशिश करती है कि अधिक से अधिक सीटें इस प्रकार से उसको मिल जाएं। ये जेरीमेंडरिंग शब्द जो है अमेरिका से आया है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के जब जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका जब पुनर्गठन होता है, डिलिमिटेशन होता है, पुनर्सीमांकन होता है, तो ये प्रयास करती है पार्टी, इसकी सरकार होती है, कि इस प्रकार से उनका गठन किया जाए ताकि अधिकांश सीटें उनके पक्ष में आ सकें। तो ये एक दोष इसमें पाया। तीसरा, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा हो जाती है इसमें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला है वो जीत जाता है। 35 वोट पाने वाला जीत जाएगा, और जिसको 25 वोट मिले हैं वो हार गया। ये इसमें अल्पसंख्यकों को जो है नुकसान होता है सबसे ज़्यादा, और बहुत सारे वोट बेकार चले जाते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक जो होते हैं, 10-10% वोट जिनकी, 10-15% जिनके पास वोट है, वो हर निर्वाचन क्षेत्र में उनका वोट खराब हो जाता है और वो एक भी प्रतिनिधि अपना जिता नहीं पाते। दूसरी बात, चौथी बात बल्कि, ये बड़े राजनीतिक दलों के लिए लाभकारी है ये प्रणाली। बड़े बड़े दल इसमें सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और वो अपनी सत्ता बनाए रखते हैं, छोटे दलों को मौका नहीं मिल पाता। तो इसी कारण इन सब कमियों को दूर करने के लिए व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व या अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों का या पद्धतियों का विकास हुआ। अब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। हाँ, दूसरी प्रणाली है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व क्या कहता है? वो ये कहता है कि प्रतिनिधित्व का आधार भूगोल नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? व्यवसाय होना चाहिए। व्यक्ति के हित उसके व्यवसाय से जुड़े होते हैं। किसानों के हित एक जैसे होते हैं, वकीलों के हित एक जैसे होते हैं, नौकरी पेशा लोगों के हित एक जैसे होते हैं। तो इसलिए प्रतिनिधित्व का आधार व्यवसाय होना चाहिए। हर व्यवसाय के लोग अपने व्यवसाय से के प्रतिनिधियों का चुनाव करके संसद में भेजें, ताकि वो उनके हितों की रक्षा करने के लिए काम कर सकें। और इस आधार पर इनका कहना ये होता है कि राष्ट्र की जो विधायिका होती है, विधानमंडल जो होता है, उसमें सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक समूहों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
क्योंकि ये मानते हैं कि व्यक्ति के हित उसके व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, उसके निवास स्थान से नहीं होते। कहाँ रहता है इससे फर्क नहीं पड़ता। वकील तो वकील है, चाहे दिल्ली में रहे चाहे राजस्थान में रहे, उसके हित एक जैसे होंगे। शिक्षक शिक्षक है, कर्मचारी कर्मचारी है, सबके हित उनके एक जैसे होंगे। इसके समर्थकों में एक तो है GDH कोल, एक डिग्विट फ्रेंच विद्वान है, वो इसके बड़े समर्थक हैं वो इस प्रणाली के। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रतिनिधित्व का आधार व्यवसाय होना चाहिए, न कि क्षेत्र। इस प्रणाली के भी दोष हैं। पहला दोष तो ये है कि व्यवस्थापिका जो है परस्पर विरोधी हितों का अखाड़ा बन जाएगी। अगर इस प्रकार से चुनाव होने लगा, वकीलों के प्रतिनिधि, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि, किसानों के प्रतिनिधि, पूंजीपतियों के प्रतिनिधि, तो फिर तो आपकी व्यवस्थापिका है जो संघर्ष का अखाड़ा बन जाएगी। अगर आप किसानों के लिए फसल का मूल्य बढ़ाएंगे तो उपभोक्ताओं के जो प्रतिनिधि वो विरोध करेंगे। अगर आप पूंजीपतियों के हित की बात करेंगे तो मजदूरों के संगठन विरोध करेंगे। तो संघर्ष का अखाड़ा बन करके रह जाएगा संसद। दूसरी बात, ये प्रणाली जो है राष्ट्रीय हित के स्थान पर वर्गीय हित को महत्व देती है, वर्ग विशेष के हितों की बात करती है और समाज को तोड़ने का काम करती है एक तरह से। तीसरी बात, सभी व्यवसायों की गणना कर पाना संभव नहीं। वैज्ञानिक तरीके से सारे व्यवसायों का गणना करना और फिर उन व्यवसायों को विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व देना, ये एक बड़ा चुनौती भरा काम है जो आसान नहीं है, संभव भी नहीं, व्यवहारिक नहीं है। तीसरी प्रणाली है सब आपकी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अनुपातिक तो समझते हैं। अनुपातिक का मतलब होता है जनसंख्या में जिस वर्ग को जितनी भागीदारी है या हिस्सा है, उतना प्रतिनिधित्व उसको राजनीतिक तौर पर भी मिल जाए, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व, मान लीजिए जैसे किसी वर्ग के या किसी व्यवसाय के को करने वाले 50% लोग हैं तो संसद में उनके 50% प्रतिनिधि होने चाहिए। किसी व्यवसाय को करने वाले 5% हैं तो उनके प्रतिनिधि 5% होने चाहिए। ये जो व्यवस्था है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, ये व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि मतों की गणना नहीं होनी चाहिए बल्कि मतों को तोला जाना चाहिए, केवल गणना नहीं। ये जो प्रणाली है, ये इसके कुछ घटक हैं या ये कहें कि इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी, जिससे ये पूर्ण होती है प्रणाली। पहली तो ये है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। आनुपातिक प्रणाली जो है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में काम करती है। हालांकि हमने राष्ट्रपति का चुनाव जो है हमारे यहाँ एक सदस्यीय निर्वाचन है वो, लेकिन फिर भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से करते हैं। लेकिन सामान्यतः जब संसद की बात करते हैं तो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की बात होती है इसमें। दूसरी बात, चुनाव सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं जीतता, बल्कि एक निश्चित जो कोटा होता है, निर्वाचन कोटा जिसे कहते हैं, इलेक्टोरल कोटा के बराबर मत प्राप्त करने पर ही जीतता है। और तीसरी बात, विधायिका में मतदाताओं का लगभग गणितीय समान प्रतिनिधित्व होता है। अर्थात जनसंख्या में किसी वर्ग की जितने प्रतिशत भागीदारी है, संसद में भी उस वर्ग की उतनी ही प्रतिशत भागीदारी होगी, ये मान के चलता है ये सिद्धांत। तीन बातें, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र यानी एक क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात, निर्वाचन कोटा के आधार पर निर्वाचन,
निर्वाचन कोटा कैसे निकालते हैं? इसका एक फार्मूला है बहुत आसान सा, कुल मत बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस 1। जैसे मान लीजिए कुल वोट 100 हैं या 200 हैं, जैसे हमारे विधानसभा की बात कर लें, राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो विधानसभा के कुल 200 वोट पड़ते हैं, कुल वोट 200 है। मान लीजिए 4 सदस्यों का चुनाव होना है, 200 में 4 का भाग देंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो 200 में 4 का भाग दिया तो 50 आया और 1 जोड़ दिया तो 51। यानी सॉरी, 5 का भाग देंगे, गलत बोल दिया मैंने। इसका फार्मूला होगा कुल मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस 1 और फिर पूरे में प्लस 1 करेंगे, तो 200 बटा 4 प्लस 1 यानी 5, तो 200 में 5 का भाग दिया तो आ गया 40 प्लस 1 यानी 41। जिस जिस उम्मीदवार को 41 वोट मिलेंगे वो उम्मीदवार जीत जाएगा। ये निर्वाचन कोटा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का के इस विचार को लागू करने के लिए 2 पद्धतियों को अपनाया जाता है। आनुपातिक निर्वाचन की 2 प्रणालियां हैं। एक है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसकी का जो है, इसको हेयर प्रणाली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरा नाम देख रहे हैं, टॉमस हेयर, ये ब्रिटेन के थे कि इन्होंने इसको विकसित किया था, तो इन्हीं के नाम से इसको हेयर प्रणाली कहा जाने लगा। वैसे सबसे पहले एक डेनमार्क के मंत्री थे कार्ल एंड्री, उन्होंने इस प्रणाली को जन्म दिया था। फिर इसमें कुछ सुधार किया टॉमस हेयर ने, और इस कारण से टॉमस हेयर को के नाम से ही इस प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है? जो हमारे जिस प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिलहाल इतना जान लीजिए, थोड़ी सी जटिल है इसलिए इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाह रहा अभी। जब भारत का राष्ट्रपति आप अगले साल पढ़ेंगे, उसका चुनाव की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरी प्रणाली है सूची प्रणाली। सूची प्रणाली में क्या होता है? सूची प्रणाली में भी वही है कि यहाँ पर एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करता है। जैसे मान लीजिए 5 सदस्य चुने जाने एक निर्वाचन क्षेत्र से, तो हर राजनीतिक पार्टी अपने 5-5 मेंबर्स की सूची दे देगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अगर किसी पार्टी को 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं तो उसके पहले 3 निर्वाचित माने जाएंगे, और किसी पार्टी के अगर 1 होना है तो एक जो पहला सदस्य वो निर्वाचित माना जाएगा। तरीका वही रहेगा, टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1 और पूरे में प्लस 1, यानी कुल मत बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस 1 और पूरे में फिर ये ब्रैकेट में था पूरा, और इसमें फिर प्लस 1 और बाहर। जैसे मैंने बताया 200 है मान लीजिए, और 3 सदस्य चुने जाने हैं, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 200 बटा 4 यानी 50 प्लस 1 यानी 51। तो अगर 3 सदस्यों का निर्वाचन होना है तो 51 वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीतेगा। और जिस दल को, मान लीजिए किसी दल को 105 वोट मिले, तो 51 दूने 102, 2 सीटें उसकी हो जाएंगी। किसी दल को 60 वोट मिले, 90 वोट मिले, तो भी उसको एक ही सीट मिलेगी, क्योंकि 51 पर 1 मिलनी थी, 102 पर 2 मिलेंगे, तो 51 और 102 के बीच में फिर जितने वोट बढ़ेंगे उनका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। तो ये है 2 पद्धतियां चुनाव की। आनुपातिक प्रणाली के भी दोष हैं, उसके अपने नुकसान हैं। तो
जो बचा हुआ हिस्सा है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है। फिलहाल हम यहीं रुकते हैं। मैंने 2 वीडियो की बात की थी, लेकिन 2 में काम नहीं चल रहा है, क्योंकि कई चीज़ें समझानी पड़ी हैं इसमें। तो इसलिए हम इसको फ़िलहाल यहीं रोकते हैं। तीसरा वीडियो और इस पे एक छोटा बनेगा।